हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 11 केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स के एक्सप्लेनेशन को। ये इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी ये सारा पोर्शन कवर किए हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, देन वेयर डू नॉन मेटल्स लाई इन पीरियोडिक टेबल, एंड देन हाउ एंड व्हेन वर नॉन मेटल्स डिस्कवर्ड। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो सारे हम लोग को ग्रुप 14 से 18 तक प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर हमको यहाँ पे ढूंढना है कि हमको नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे, तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी के सारे ही नॉन मेटल्स आपको ग्रुप 14 से 18 के बीच में मिल जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट 1 का वीडियो था, अगर आप वो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब पीरियोडिक टेबल में 14 से 18 के रेंज में ये है, दैट सिंपली मीन्स कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वहाँ पे 4 से 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ग्रुप 14 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 18 वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। देन ऑब्वियसली ग्रुप 15 में 5, 16 में 6 और 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आउटर मोस्ट शेल में। सिंस जो नॉन मेटल्स हैं उनका टेंडेंसी होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ही यही है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी नो दैट नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन मेटल्स, बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच नॉन मेटल इज़ नॉट सेम। अगर हम लोग कंपेयर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर कंपेयर करें तो नॉन मेटल्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि गेन जो करते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर जो होता है ना, लाइक हम लोग दो सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, तो जो वहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने साइड अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो नॉन मेटल्स में ज़्यादा होता है। इसलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में जो नॉन मेटल्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स है, अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम नहीं होगा, वो वैरी करता है। डिफरेंट नॉन मेटल्स के लिए डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो इसका रेंज होता है 2.01 से 4.1 तक का। अब इस चैप्टर में जहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में तो ऑलरेडी पढ़े ही थे, तो उस चैप्टर में हम लोग को पता चला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव होंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो डिक्रीज़ होते जाता है। और वहीं अगर हम लोग पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इंक्रीज़ होते जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 17 के, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और उसमें भी फ्लोरीन जो होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगा। अब ये रीज़न क्या है, तो यहीं पे हम लोग जस्ट देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या दिख रहा है आपको, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे टॉप में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक्सट्रीम राइट में आपका ग्रुप 17 यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि 18 तो स्टेबल हो जाता है, तो 17 ही है जो एक्सट्रीम राइट में था, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है। और वहीं पे जैसे ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, ये दोनों का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो काफ़ी नज़दीक होता है, एकदम आसपास का वैल्यू है। नाउ ये जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी नॉन मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा किसी दूसरे मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ में। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट वो सारे जो कि ग्रुप 18 में हैं, वो सब जो है नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शंस जो कि डिफरेंट नॉन मेटल्स जो हैं वो शो करते हैं। तो यहाँ दिया है हेडिंग आपका रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या आपको चेंज दिखेगा। तो इससे पहले हम लोग रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़े हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, तो उसी को ये वापस से रिव्यू कर लेते हैं। लाइक ये आपका मेटल है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट दिख रहा है आपको कॉपर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना। आयरन मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका सल्फाइड फॉर्म हो रहा है, आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल एंड नाइट्रोजन नॉन मेटल, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट सोडियम एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल, तो NaCl जो कॉमन सॉल्ट है वो फॉर्म हुआ। एंड लास्ट में कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो इनके रिएक्शन से ये मेटल और ये नॉन मेटल, तो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फाइड बन रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ जस्ट अभी स्टडी किए कि कॉमनली जितने भी केमिकल रिएक्शंस आप देखेंगे तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं,
और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कोवेलेंट नहीं आयोनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो सब आपको नॉर्मली दिखेगा कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो नॉन मेटल है वो रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है कि या तो उनमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करते हैं। एंड वहीं पे जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं क्योंकि ये सारे नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट दिया है रिएक्टिविटी बिटवीन नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये चीज़ अभी हम लोग जस्ट पढ़ लिए 2 बार कि जो नॉन मेटल्स हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जो 2 आयन्स के बीच में बनता है, जैसे कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। और वहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब भी नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ना कि अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म होते हैं और उनको हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादातर कि क्लोराइड्स या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में ही मिलेंगे, यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ में ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जैसे रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन और नॉन मेटल विन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स। जब भी नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड फॉर्म करेगा। जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस, ये तीनों नॉन मेटल है, तीनों क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लोरीन भी यहाँ पे नॉन मेटल ही है, इसलिए हम लोग हेडिंग लिखे रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स। तो जब भी कार्बन और क्लोरीन रिएक्ट किया तो कार्बन क्लोराइड हुआ। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं क्योंकि 4 क्लोरीन्स हैं। देन हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट किए हैं तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और ये फॉस्फोरस और क्लोरीन रिएक्ट किए हैं तो फॉस्फोरस क्लोराइड बना है। इसको ट्राइक्लोराइड भी बोल सकते हैं क्योंकि 3 क्लोरीन यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इन सब में आपको क्या दिख रहा है कि जब ये रिएक्ट किए हैं तब उस केस में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ लिखे हैं। बोल सकते हैं आप राइट साइड में। जब भी हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो 2 पार्ट होगा ना, जैसे यहाँ पे लिखे हो CCl4, तो ये आपका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो राइट साइड में हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स को लिखते हैं। नेक्स्ट दिया है सॉरी एलिमेंट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट दिया है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाए थे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दिया है। सेम वही कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे उसी चीज़ को आपके मेंशन किया है कि हमेशा याद रखना जब भी आप केमिकल फार्मूला लिख रहे हो तो वो सारे कंपाउंड्स जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनको हम लोग रखेंगे उन एलिमेंट्स के सामने जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, आपस में कंपेयर करना है। तो क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को क्या बोला है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से पहले रखने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन से पहले हम लोग कार्बन को रखे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों का तो कंपैरेबल था, इसलिए इनके केमिकल फार्मूला में हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, उसको आगे पीछे जो मेंशन किया है वो। नेक्स्ट दिया है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। अभी जो नॉन मेटल्स हैं इनका जो ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होता है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इस एक्टिविटी में बोला है कि आपको सल्फर पाउडर लेना है और उसको हीट करना है। अब जब आप हीट करेंगे तो सल्फर पाउडर जो है वो बर्न होने लगेगा। जब वो बर्न हो रहा है तो इस स्पून को जिसमें आप उसको हीट कर रहे थे उस स्पून को आपको एक ग्लास जार के अंदर रख देना है और ग्लास जार को इमीडिएटली कवर कर देना है, ताकि उसमें से जो भी फ्यूम निकल रहा है ना वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाए। उसके कुछ देर के बाद में आपको वहाँ से स्पून निकाल लेना है और थोड़ा सा वाटर उसमें डाल देना है और फिर इमीडिएटली वो लिड लगा देना है ताकि गैस जो था वो एस्केप ना हो पाए। और उसके बाद इस जार को आपको शेक करना है। जब आप अच्छे से शेक करोगे तो क्या होगा कि जो भी कुछ गैस वहाँ पे इवॉल्व हुआ था वो क्या होगा उस वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा और अब आपको उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखो वाटर तो न्यूट्रल था, तो अब वो गैस का नेचर जो भी है उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ पे लिटमस पेपर का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी गैस रिलीज़ हुआ था वो यहाँ पे एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो लिटमस का कलर जैसे चेंज होगा उसके बेसिस पे आपका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है। जैसे यहाँ पे सल्फ़र रिएक्ट किया है ऑक्सीजन के साथ तो सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम लोग इसी चीज़ को तो देख रहे थे ना कि गैस कौन सा फॉर्म हुआ, तो ये आपका नॉन मेटल था, ये भी नॉन मेटल है, आपस में रिएक्ट किया है, सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो अब जब इस सल्फ़र डाइऑक्साइड जो ये गैस निकला है आपका, इसको वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ऑब्वियसली इसका एक सॉल्यूशन बना। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर ये रिएक्ट किया है तो देखो H2SO3 बना है, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं।
अब जब हम लोग इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे तो ऑब्वियसली वो पेपर का कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो रेड में आ जाएगा दैट सिंपली मीन्स कि जो भी सब्सटेंस बना है वो क्या है, एसिडिक है। अब ये हम लोग एसिड बेस वाले लेसन में बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होता है एसिड और बेस के प्रेजेंस में। तो अगर आप वो लेसन पढ़े होगे तो आपको ये चीज़ अभी यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट दिया है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। अब ये कैसे निकलेगा, तो जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। अब उस गैस को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करें तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। अब फिर ये एसिडिक है तो जब हम लोग उसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो वो फिर से रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो सब एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट देखो सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं उनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यही तीनों नॉन मेटल्स के बारे में आपको इस लेसन में डिटेल में पढ़ना है। तो आपको फिलहाल इन तीनों के नेम में कोई सिमिलैरिटी दिख रहा है। जब हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बोलते हैं तो सिंपली इनका जो नेम है वो जेन पे एंड हो रहा है। तो ये जो सफिक्स जेन है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो है जीन्स। इसका मतलब होता है वन विच प्रोड्यूसेस, यानी कोई ऐसा चीज़ जो कुछ बना रहा हो। तो हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो और जेन, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेन का मतलब हम लोग देख ही लिए विच वन विच प्रोड्यूसेस। तो कोई ऐसा चीज़ जो वाटर प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। वन विच फॉर्म्स या फिर प्रोड्यूसेस वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसका नाम हाइड्रोजन पड़ा। क्योंकि वैसे भी आपको पता ही है कि हाइड्रोजन का फॉर्म मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो वाटर प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोजन नेम दिए, मतलब साइंटिस्ट उसको हाइड्रोजन नेम दिए। सेम वैसे ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सी का मतलब होता है एसिड। तो ऑक्सीजन को इसलिए नेम मिला क्योंकि वो एसिड फॉर्मर है। बहुत सारा एसिड ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे दो एग्जांपल दिए तो यहाँ भी देख ही सकते हो, ये सल्फ्यूरस एसिड और ये कार्बोनिक एसिड, दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे नेम मिला ऑक्सीजन, मतलब एसिड प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट दिया है नियरली 70% जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर है और वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। वैसे ही जो हमारे आसपास एयर होता है उस एयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि यही तीन कंपाउंड्स, ये बोलो यही तीन एलिमेंट्स जो हैं जो नॉन मेटल्स हैं वही आपको मैक्सिमम अमाउंट में देखने के लिए मिले हैं और बाकी सारे नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। और वैसे भी ऑक्सीजन के साथ साथ जो भी नॉन मेटल्स हैं ये सारे ज़्यादातर की कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लाइक प्रोटीन, और उसके अलावा जो भी वाइटल और फंडामेंटल है हमारे लाइफ के लिए वो सारे कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और आप बोल सकते हो यहाँ पे फैट, तो उन सब चीज़ों में ही आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इन सारे सब्सटेंस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन को डिटेल में। यूजुअली क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को वो डिस्कवर हो गया ऐसा तब बोला जाता है जब हम लोग उसको आइसोलेट कर लें प्योर फॉर्म में, क्योंकि जब वो प्योर फॉर्म में आइसोलेट हो जाएगा तो ही उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो 1871 में ये हुआ कि एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वो आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं आपस में तो एक हाईली इन्फ्लेमेबल गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन वो इस चीज़ को सिस्टमैटिकली स्टडी नहीं किए और आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कोई एक न्यू एलिमेंट है। वैसे ही दूसरे साइंटिस्ट भी देखिए कि जब भी मेटल्स का और एसिड्स का रिएक्शन हो रहा है तो मेटल्स जो है उसमें सोल्यूबल है एसिड में एंड उसके बाद एक इन्फ्लेमेबल गैस वो रिलीज़ कर रहे हैं। बट कैवेंडिश ने ये आइडेंटिफाई किया 1776 में और फर्स्ट टाइम वो प्रूव किए कि ये जो गैस निकल के आ रहा है वो एक न्यू एलिमेंट है और इसीलिए इसका क्रेडिट उनको मिलता है कि उन्होंने हाइड्रोजन का डिस्कवरी किया। नाउ ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑन दिस बेसिस and on the basis of this reaction Lavoisier named new gas hydrogen। अब क्योंकि वो डिस्कवरी तो कर लिए थे हाइड्रोजन का, कैवेंडिश जो है वो डिस्कवरी तो कर लिए थे एंड उसके बाद वो क्या किए थे कि इसी हाइड्रोजन गैस से वो वाटर प्रोड्यूस किए थे उसको ऑक्सीजन में डिसॉल्व करके। तो इस वजह से इसका नेम जो है वो लेवोइजर ने हाइड्रोजन रखा, मतलब वाटर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस। तो यूनिवर्स में अराउंड 93% जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जो हाइड्रोजन है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा H2 के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, इसलिए इसको डाई एटॉमिक बोल रहे हैं। दो एटम्स जो हैं वो साथ में मिलके रहते हैं। अर्थ में
बहुत ही रेयरली आपको प्योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलेगा, वो ज़्यादातर की कंपाउंड बना करके रहता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव नेचर का है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन के बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखोगे तो ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है और हमेशा गैसियस फॉर्म में रहता है। और ये भी गैस ऐसा जो एक्सट्रीमली इन्फ्लेमेबल है। यानी कि अगर आप कभी भी प्रीवियस चैप्टर्स में देखे हो ना, कभी भी अगर आप कोई बर्निंग मैच स्टिक लेकर के जाओगे हाइड्रोजन गैस के पास में, तो वो पॉपिंग साउंड के साथ में और विगोरसली बर्न होने लगता है। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है। नाउ प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग आइसोटोप्स भी पढ़े हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। प्रीवियस क्लास में पढ़े हो आप, जैसे 9th में पढ़ के आए हैं इस चीज़ को, कि 3 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम जो कि हैवी वाटर के फॉर्म में आप सुने होंगे। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक वेट होगा वो दोनों ही 1 होता है। इतना आपको हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए ना। उसके बाद दिया है लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन को। तो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ग्रैन्युलेटेड जिंक। तो जिंक यहाँ पे मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एक मेटल और एसिड के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसलिए वही मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस लेसन में जो इससे पहले वाला लेसन था आपका एसिड और बेस, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी। तो एक्टिविटी 2 से हम लोग उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको ग्रैन्युलेटेड जिंक लेने हैं एक वुल्फ बॉटल में। ये आपका जो ये अपैरेटस दिया है ना, इसको बोलते हैं वुल्फ बॉटल। तो यहाँ पे आपको ग्रैन्युलेटेड जिंक लेना है, यहाँ नीचे बॉटम में रखा है। उसके बाद एक थिस्टल फनल के हेल्प से, देखो इसको बोलते हैं थिस्टल फनल। तो इस फनल में ना यहाँ पे ओपनिंग दिया है, यहाँ से हम लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टोरेज जैसा एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पे वो सब्सटेंस स्टोर भी होता है एंड फिर यहाँ से वो ड्रॉप वाइज नीचे आता है। तो इसमें हम लोग को एक बोल सकते हो इसमें अटैच करना है आपको वुल्फ ग्लास में थिस्टल फनल को, और रबर के हेल्प से उसको प्रॉपरली वहाँ पे फिक्स कर देना है। मतलब पूरा सेटअप आपको ऐसा करना है कि एक वुल्फ बॉटल ले लिया और उसके बाद उसमें थिस्टल फनल हम लोग यहाँ अटैच किए हैं। दूसरे साइड से जो ओपनिंग है वहाँ से हम लोग एक डिलीवरी ट्यूब ले जा करके एक ट्रो में वाटर फिल करके रख देते हैं। और उसके बाद इस ये जो ट्यूब में से जो ये वायर, मतलब ये जो ट्यूब यहाँ के ओपन हो रहा है ना, इसके ऊपर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रख देते हैं ताकि जो भी गैस इसमें से निकलेगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो सके। ये पूरा apparatus ऐसे सेट हुआ। अब इस थिस्टल फनल के हेल्प से हम लोग इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पोर करेंगे। जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना यहाँ स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि इसके अंदर में तो जिंक ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट है, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इस एसिड और मेटल के रिएक्शन के वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और वो गैस जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब के हेल्प से यहाँ पे आपके इस इन्वर्टेड वाले टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन आपका दे दिया है इक्वेशन के साथ में जिंक, और इसके अलावा यहाँ पे आपका दिया है बेस यानी कि NaOH। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं ना, तब उस प्रोसेस से भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो हम लोग चाहें तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जगह पे आप बेस का भी यूज़ कर सकते हैं सेम रिएक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग को तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना है बस। नाउ अब दिया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि इसके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जो कि K शेल में प्रेजेंट होता है। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो ना, जो न्यूक्लियस होता है उसके जस्ट बाद वाला शेल जो है उसको K शेल बोलते हैं, देन L फिर M। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ K शेल यहाँ प्रेजेंट है और उसी K शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ना हाइड्रोजन जो है वो बाकी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के जैसे सिमिलैरिटीज़ दिखाता है, मतलब कि ये भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन जो है वो फॉर्म करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के पास में एक और पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और गेन करके वो H- आयन बना ले। और ये प्रॉपर्टी जो है वो हैलोजन ग्रुप यानी कि ग्रुप 17 के सिमिलर है, इसलिए इसको ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है, उसको ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं और ग्रुप 17 में भी रख सकते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना था। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसलिए इसको फर्स्ट पोजीशन मिल जाता है ग्रुप 1 में। नाउ केमिकल रिएक्शंस अगर हम लोग देखेंगे इसके, तो फर्स्ट रिएक्शन दिया है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। तब उस हिसाब से देखोगे तो जब भी मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हमेशा उसका हाइड्राइड फॉर्म होगा। तो जैसे सोडियम मेटल और हाइड्रोजन है तो उसका हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन लिए तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा। नेक्स्ट दिया है रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो हैलोजेंस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी होता है या ये बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम होता है, तब उस केस में वो हैलाइड्स फॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और जो भी हैलोजन हम लोग यूज़ किए हैं उसका हैलाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है, देखो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग यहाँ दिया गैसियस फॉर्म में, तो यहाँ आपको गैसियस स्टेट में लेना है। हैलोजन जो है उसको भी गैसियस स्टेट में लेना है, तो हैलोजन का एग्जांपल यहाँ ब्रोमीन और एक बार फ्लोरीन यूज़ किया है, तो ब्रैकेट्स में आप गैस लिख लोगे सब में। अब ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr फॉर्म होगा। वैसे ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HF फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ ये जो X लिया था ना, X का वैल्यू आपको दिया है या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन होगा, ये चारों ही हैलोजेंस हैं। तो ऐसे करके हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट आपका दिया है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ हॉट मेटालिक ऑक्साइड्स एंड reduces them to corresponding metals। हाइड्रोजन जो है वो मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो उनको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने का मतलब होता है क्या, कि उसमें वो ऐड हो जाता है। किसी भी चीज़ में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है दैट मीन्स वो रिड्यूस हो जा रहा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे हम लोग मेटालिक ऑक्साइड लिए हैं, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है उसमें ऐड करेंगे तो कॉपर जो है वो अलग हो गया, और क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन और वाटर यहाँ पे अलग हो जा रहा है, तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। प्रोसेस को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर रिडक्शन बोल रहा है दैट मीन्स या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और ये हुआ है हाइड्रोजन के वजह से, इसलिए वो क्या किया, इस मेटालिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट दिया है आयरन का ऑक्साइड लिया है। अब यहाँ पे भी जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो H2 अलग हो गया और आयरन जो है वो अलग हो जा रहा है। तो जब भी ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ में तो हमेशा वाटर फॉर्म होता है और जो मेटल्स हैं वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं। मेटालिक हैलाइड्स का भी रिडक्शन इसी तरीके से पॉसिबल है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, ये मेटालिक हैलाइड हो गया। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिड फॉर्म कर लिया HCl, इसका क्लोरीन वो ले गया तो सिर्फ मेटल बच रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से वो मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हैलाइड्स का रिडक्शन करा देता है। लास्ट दिया है आपका यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। उसमें दिया है आपको कि हाइड्रोजन जो है वो मेटलर्जी में यूज़ होता है, जैसे कि हॉट हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स के ऊपर से तो उसमें हम लोग को मेटल ऑब्टेन हो जाता है, क्योंकि जस्ट हम लोग अभी देखें ना यहाँ पे वही रिएक्शन था। दिया है आपको मेटालिक ऑक्साइड्स दिया है और उसमें हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हो तो सिंपली मेटल जो है वो तो अलग हो ही जाएगा। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन का यूज़ करके टंगस्टन और मोलिब्डेनम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट दिया है हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यूज़ किया जाता है। उसके बाद दिया हाइड्रोजन जो है वो एसेंशियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स। जो भी कार्बोनिक कंपाउंड्स बनाने हैं लार्ज स्केल में, अगर मीथेनॉल बनाना है तो उसमें कार्बोनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बोलते हैं, तो उन सब के प्रिपरेशन में हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। नेक्स्ट दिया है वेजिटेबल फैट, यानी कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो वेजिटेबल ऑयल्स में जब हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तब उससे ही वेजिटेबल फैट फॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस में भी हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। नेक्स्ट दिया है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू फ्यूल सेल्स। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में फ्यूल सेल्स में उसको मतलब यूज़ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएँ, और जो भी हीट वगैरह यहाँ से मतलब प्रोड्यूस हो रहा है तो वो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और वाटर के बीच में। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है और पोल्यूशन भी लेस कॉज करता है इन कंपैरिजन टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सारे यूजेस है हाइड्रोजन के, आपको एटलीस्ट 3 यूजेस यहाँ पे आपको अच्छे से याद करने ही है इसके। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका नाइट्रोजन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से कवर करेंगे क्योंकि अभी तक ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको ये लेसन समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं।